हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं BA सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC6 जिसका नाम है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1, इससे एक टॉपिक आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं जिसका नाम है सामंतवाद का पतन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिक्लाइन ऑफ फेड्यूलिज्म। तो बिना किसी समय गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सामंतवाद का पतन। मध्ययुगीन यूरोपीय सभ्यता के निर्माण और विकास में जितने तत्वों ने काम किया उनमें से एक विशेष तत्व है सामंतवाद। यूरोपवासियों के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को सामंतवाद में न केवल प्रभावित किया अपितु उसने उत्तरोत्तर विकास में इसी पर आधारित भी थे। सामंतवाद की उत्पत्ति किसी राजाज्ञा द्वारा नहीं हुई थी और न ही यह मनुष्य के मस्तिष्क की देन थी, अपितु यह उस युग की स्वाभाविक आवश्यकता थी। इतिहास की अधिकांश आर्थिक एवं सामाजिक रचनाओं के अनुसार सामंतवाद भी स्थान, समय और मानव के अनुकूल था। मोटे तौर पर यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का उदय मध्ययुगीन अराजकता एवं बर्बर आक्रमणों का प्रतिफल था। मध्ययुगीन यूरोप में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण एवं सहायता प्राप्त करने की भावना ने सामंत प्रथा को विकसित किया। रोमन सम्राट शार्लमा ने इस प्रथा के विकास में विशिष्ट योगदान दिया। इस प्रथा ने यूरोपीय सामाजिक ढांचे के विविध पहलुओं को लगभग 900 से लेकर 1350 ईस्वी तक प्रभावित किया। यूरोप में 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसी नवीन प्रगतिशील शक्तियों का उदय हो रहा था जो मध्यकालीन व्यवस्था के पतन और एक नए युग के आगमन का संकेत दे रही थी। आगामी 2 शताब्दियों में प्राय उन सारी शक्तियों का विघटन हुआ जो मध्यकालीन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी। मध्यकालीन संस्थानों के विघटन के साथ साथ नए आदर्शों, मूल्यों और संस्थाओं का उदय हो रहा था। वस्तुतः 14वीं और 15वीं शताब्दी अंशतः मध्यकालीन और अंशतः आधुनिक साबित हुई। एक और जहां अधोगति एवं जड़ता दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर पूर्णोदय एवं जीवंता भी दिखलाई दे रही थी। पुरजोर कोशिश के बावजूद मध्यकालीन संस्थाएं नवजागृत शक्तियों को नियंत्रित करने या रोकने में सफल नहीं रही। इन शक्तियों में वाणिज्यिक क्रांति, पूंजीवाद एवं राष्ट्रीय राज्य के उदय आदि प्रमुख थे। नए बौद्धिक वातावरण एवं जागृति ने इन शक्तियों के साथ मिलकर मध्ययुगीन संस्थाओं के केंद्र में स्थित सामंतवाद को भी पतन के कगार पर ला खड़ा कर दिया। इनके पतन के अनेक कारण थे जिनका संक्षिप्त वर्णन हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से करेंगे। हमारा पहला पॉइंट होगा नए हथियार एवं बारूदों का चलन। नए शस्त्रों के प्रचलन, सामरिक पद्धति में परिवर्तन और विशेषता बंदूक एवं बारूद के बढ़ते प्रयोग के कारण भी सामंतवाद का शीघ्रता से पतन हो गया। अभी तक सामंती किलों पर तीरों की मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु अब बंदूकों और तोपों की मार से किलों की दीवारें सामंतों की रक्षा करने में असमर्थ थी। राजा अब बारूद एवं गोलाबारी द्वारा सामंतों के किलों पर आसानी से कब्जा कर लेते थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि तकनीक में परिवर्तन से उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में 2 खेत प्रणाली के स्थान पर 3 खेत प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि यूरोप में 8वीं शताब्दी में भी इस प्रकार की प्रणाली पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, किंतु इस प्रणाली के प्रयोग का विस्तार 11वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है।
तीन खेत प्रणाली के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाता था। गेहूं सर्दी में पहले खेत में उगाई जाती थी तथा मटर ओट्स आदि बसंत ऋतु में दूसरी खेत में तथा तीसरी खेत खाली छोड़ दिया जाता था। इस प्रणाली में जो खेत पहले वर्ष खाली छोड़ दी जाती थी उस पर अगले वर्ष खेती की जाती थी तथा दूसरे को खाली छोड़ दिया जाता था। इस 3 खेत प्रणाली से उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई अतः अधिक लोगों का भरण पोषण संभव हो सका। इससे शहरों एवं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। अब कृषक की सामंतों पर निर्भरता खत्म हो गई जिससे सामंतवादी प्रथा का पतन शुरू हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट जिसका नाम है धर्म युद्धों का प्रभाव। सामंतवाद के पतन के लिए धर्म युद्ध भी जिम्मेदार थे। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले बहुत से सामंतों ने या तो भूमि बेच दी थी या गिरवी रख दी थी। इस प्रकार सामंती शक्ति तथा प्रभाव राजाओं या व्यापारियों के हाथों में चले गए थे। अनेक सामंत इस युद्ध में मारे गए और उनकी भूमि राजाओं द्वारा जब्त कर ली गई। हमारा अगला पॉइंट है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है व्यापारिक वर्ग का अभ्युदय। ठीक है, इसमें लिखिएगा धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। धर्म युद्धों के समय लोगों को नए नए देशों का ज्ञान हुआ और वे अन्य देशों से परिचित हुए। पूर्व की भोगविलास की वस्तुओं की मांग यूरोप में होने लगी। फलतः व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। व्यापारियों ने खूब धन कमाया। कितने ही व्यापारी सामंतों से अधिक संपन्न थे। इस प्रकार इस वर्ग के पास धन था, बुद्धि थी, परंतु समाज एवं प्रशासन में महत्व नहीं था। सामंतों की तुलना में इनको निम्न कोटि का समझा जाता था। अतः वे सामंतों से ईर्ष्या करने लगे और उनके दमन के लिए राजाओं को आर्थिक सहयोग देने लगे। व्यापार वाणिज्य के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक नए नए नगरों का भी विकास हुआ। नगरों के व्यवसायियों को सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने गांव के किसानों एवं कृषि दासों को प्रलोभन देकर नगरों में बसाने के लिए प्रेरित किया। सामंतों को यह पसंद नहीं आया, अतः दोनों वर्गों में संघर्ष शुरू हो गया। राजा भी सामंतों से छुटकारा पाना चाहते थे। व्यापारिक वर्ग एवं राजाओं के सम्मिलित प्रयासों से सामंतवाद की शक्ति कम होने लगी। हमारा अगला पॉइंट है राजा की शक्ति में वृद्धि। स्थायी सेना हो जाने से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। विभिन्न वर्गों के सहयोग ने भी राजा की शक्ति बढ़ाई। मुद्रा के प्रचलन ने राजा को अपने अधिकार कायम करने में और एक सहूलियत प्रदान की। वह प्रत्यक्ष रूप से राज्य में कर लगाने लगा। राजाओं ने एक स्वतंत्र नौकरशाही का सृजन करके भी प्रशासनिक क्षेत्र में सामंतों के प्रभाव से मुक्ति पाई। हमारा अगला पॉइंट होगा किसानों से विद्रोह। किसानों के विद्रोह। सामंत प्रथा किसानों के शोषण पर आधारित थी। उन पर वे घोर अत्याचार करते थे। सामंती उत्पीड़न से क्षुब्ध हो किसानों ने सामंत प्रथा का विरोध किया। किसानों के संगठित विद्रोह को दबाना सामंतों के लिए कठिन हो गया। 1348 ईस्वी में एक भीषण महामारी ने, जिसे काली मृत्यु कहा जाता है, यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या का सफाया कर दिया। खेतों में काम करने वाले किसानों एवं मजदूरों की भारी कमी हो गई। इंग्लैंड एवं फ्रांस में किसानों से विद्रोह कर दिया, परंतु इनके विद्रोहों का कठोरता पूर्वक दबा दिया गया। परंतु किसानों का स्वतंत्र प्रेम समाप्त नहीं हुआ। शहरों के उदय के कारण अब किसानों का सामंतों पर निर्भर रहना आवश्यक न रह गया, क्योंकि वे शहरों में रोजी रोटी कमा सकते थे। इस तरह कृषक विद्रोह ने सामंतवाद की नींव हिला दी। हमारा अगला पॉइंट है सामंतों के पारस्परिक संघर्ष। सामंतों के पारस्परिक संघर्ष भी उनके पतन का
महत्वपूर्ण कारण बनी। सभी सामंत अपनी अपनी सेना रखते थे। इस सेना ने एक और तो बर्बर आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा की, तो वहीं दूसरी ओर आपस में लड़कर सामंती शक्ति को क्षीण भी किया। फ्रांस और इंग्लैंड में इस तरह के संघर्ष उल्लेखनीय है। अगला पॉइंट होगा हमारी परिवर्तित परिस्थितियां। ठीक है, परिवर्तित परिस्थितियां में स्टार्ट कीजिएगा। कई सामंत तंत्र के शत्रु बन गए। सामंतों ने देखा कि वेतन के लिए श्रम करने वाले स्वतंत्र किसान बाध्य होकर काम करने वाले कृषि दासों की अपेक्षा अधिक फसल पैदा करते हैं। बहुत से भूमिपति जो धन के लिए ललायित थे, इस बात के इच्छुक थे कि उनके कृषि दास या तो धन देकर अपनी स्वतंत्रता खरीद ले या लगान चाकरी के रूप में ना देकर धन के रूप में दे। कुछ भूमिपति ऐसे भी थे जो अपनी जागीर के नीरस जीवन के बजाय शहर या राज दरबार में रहना अधिक पसंद करते थे। इस प्रकार बदलती हुई परिस्थिति भी सामंत तंत्र के पतन का कारण बनी। इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में मध्यकाल का प्रारंभ एक विशिष्ट परिस्थिति के रूप में देखने का मिलता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वह था कि सामंतवादी प्रवृत्ति टूटने लगी। इस सामंतवादी प्रवृत्ति के टूटने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। उस दौर में जब हम देखते हैं कि सामंत जो थे वो नए आधुनिक हथियारों के प्रचलन के पश्चात उनकी इमारतें और उनके जो महल हुआ करते थे वो उसको वहन नहीं कर पा रहे थे और राजा आसानी से सामंतों की किलों को जीत पाते थे। इसके अलावा निरंतर कृषकों के विद्रोहों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन व्यापारी वर्ग के उदय के बाद जब नए नए शहरों का गठन हुआ तो इन सामंतों के अधीन कार्य करने वाले कृषि श्रमिकों को लगा कि वे उसकी कृषि दास्ता के बजाय वे अगर शहरों में जाकर उन उद्योगों या कारखानों में काम करेंगे तो वो उनका जीवन ज्यादा सुदृढ़ होगा। और राजाओं की शक्ति में वृद्धि, जैसे कि राजाओं की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी और वे इन सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। वाणिज्य व्यापारी वर्ग भी इस कार्य में राजा को सहयोग दे रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत अपमानित किया जाता था सामंतों के द्वारा और सामंत उनके सामने अपने आप को बहुत उच्च समझते थे। इस तरह से कई कारक मौजूद थे जो मध्यकालीन परिवर्तनों को दर्शाते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण हम पाते हैं कि यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद अनेक वैश्विक नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।